एक साइंटिस्ट ने गलती से ऐसा वायरस बना दिया जो बारिश के साथ मिलकर सिर्फ एक ही हफ्ते में पूरी दुनिया को तबाह कर देती है। इस वायरस के संपर्क में आते ही इंसान तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत मारा जाता था। लेकिन इस बर्बाद हो चुकी दुनिया के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण अभी भी जिंदा थी, क्योंकि उसी साइंटिस्ट ने अपने बेटे रास्मस को एक खास वैक्सीन दी थी। यह वैक्सीन रास्मस के शरीर के साथ मिलकर एक ऐसा एंटीडोट बना रही थी जो इंसानियत को फिर से बचाने की आखिरी उम्मीद बन सकता था। पर जब एक डॉक्टर रास्मस का सलाइवा लेने की कोशिश करती है, अचानक तेज खांसते हुए वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर फ्रेडरिक पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वह खुद रास्मस का सलाइवा लेकर उसे टेस्ट करता है। टेस्ट रिपोर्ट देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह तुरंत डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देता है और कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर वीडियो कॉल के जरिए अपने बॉस को सब कुछ बताता है। फ्रेडरिक उन्हें समझाता है कि रास्मस असल में वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, बल्कि उसका शरीर खुद एक ऐसा सोर्स बन चुका है जिससे हर तरफ वायरस फैल सकता है। यानी वह एक चलता फिरता वायरस बॉम्ब बन गया है और जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वह भी इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन फ्रेडरिक के बॉस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो किसी भी हालत में बस रास्मस का बोन मैरो चाहिए था। आखिर में फ्रेडरिक भी यह बात मान लेता है और रास्मस के रूम की ओर जाने लगता है। पर तब तक सिमोन वहां पहुंच चुकी होती है और वह रास्मस को लेकर वहां से निकलने की जल्दी में होती है। सिमोन बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर चुकी होती है, इसलिए वे भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। फ्रेडरिक सिमोन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोन उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और बेसमेंट गेट की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में बाकी सब भी वहीं पहुंच जाते हैं। तभी फ्रेडरिक भी वहां आ जाता है, जो किसी भी हाल में रास्मस को बाहर नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि अब रास्मस कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। मार्टिन, सिमोन और बाकी सबकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक उसके छाती पर शूट कर देता है। इसके बाद वह रास्मस पर भी शूट करने वाला होता है। तभी सिमोन उसे जोर से धक्का देकर दूर कर देती है। बस उसी समय पैट्रिक भी वहां पहुंच जाता है और सब लोग मिलकर गाड़ी में बैठकर क्वारंटीन वॉल की तरफ निकलते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता था। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें सामने कई हंटर्स दिखाई देते हैं। वे लोग दरअसल उनकी मदद करना चाहते थे। यही वजह थी कि वे उन्हें वॉल के पार नहीं जाने दे रहे थे। हंटर्स को समझ आ गया था कि क्वारंटीन जोन में रहने वालों को वेलकम ड्रिंक के बहाने चिप खिलाई जाती है और अगर वे लोग इस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो चिप एक्टिव होकर उन्हें मार देगी। क्योंकि सिमोन और रास्मस ने वेलकम ड्रिंक नहीं पिया था, इसलिए मार्टिन उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है। लेकिन सिमोन मार्टिन को किस करने के बाद फैसला करती है कि वह अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हीं के साथ क्वारंटीन जोन में रहेगी, क्योंकि वहीं वे लोग सेफ रहेंगे। ये देखकर हंटर भी अपने लोगों को हुक्म देता है कि कोई भी उन पर फायर नहीं करेगा। उधर कंपनी का बॉस अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठा होता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि असल में उसी ने जानबूझकर वायरस वाली रेंज शुरू करवाई थी, ताकि पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी टेक कंपनी ही बची रहे। वह क्लाइंट्स से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। आगे बॉस ये भी बताता है कि इस वायरस से वे ऐसे घातक वेपन्स बनाएंगे जिनसे बाकी दुनिया पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये सुनकर सभी क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमोन और उसके साथियों का पीछा अपोलो कंपनी के कई हंटर्स कर रहे थे, ताकि वे रास्मस को पकड़ सकें। उस वक्त पैट्रिक गाड़ी चला रहा होता है और उसकी ड्राइविंग स्किल्स काफी शानदार थी। वह तेजी से सामने आ रही बाधाओं से बचते हुए हंटर्स की गाड़ियों को क्रैश करवा देता है। किसी तरह वे काफी आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक ब्रिज के पास अपोलो कंपनी के कई हंटर्स उन्हें घेर लेते हैं। सिमोन, रास्मस और बाकी सबको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। तभी एक गाड़ी से सिमोन के पिता फ्रेडरिक वहां आते हैं। उसे देखकर सिमोन पूरी तरह शॉक में पड़ जाती है। फ्रेडरिक सिमोन के पास आता है और उसे धीरे से एक एड्रेस पकड़ा देता है। वह सिमोन से कहता है कि रास्मस की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे वहां ले जाया जाए, क्योंकि उस जगह याकूब नाम का एक साइंटिस्ट रहता था जो शायद रास्मस की कंडीशन को संभाल सकता था। फ्रेडरिक इसके बारे में और बताने ही वाला था कि अचानक पीछे से कीरा, जो एक हंटर थी, उसे गोली मार देती है। कीरा ने यह सब इसलिए किया क्योंकि कंपनी के बॉस ने उसे साफ आदेश दिए थे कि फ्रेडरिक को किसी भी हालत में हटाना है। बॉस को पता चल चुका था कि पिछली बार फ्रेडरिक ने ही ड्रामा करके सिमोन और उसके दोस्तों को लैब से भागने में मदद की थी। यह देखकर सिमोन और रास्मस के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने साल बाद उन्हें अपने पिता को देखने का मौका मिला था और उसी पल कीरा ने उसके सामने ही फ्रेडरिक की जान ले ली। इस घटना से रास्मस का गुस्सा फट पड़ता है। उसका इमोशन इतना बढ़ जाता है कि अचानक उसके आसपास खड़े सोल्जर्स उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होकर वहीं मर जाते हैं। इधर मार्टिन मौका देखकर सभी का ध्यान भटकते ही एक हंटर की गन छीन लेता है और कुछ पर फायर करता है। फिर वह सबको लेकर एक व्हीकल में बैठता है और वहां से निकल भागता है। थोड़ी दूर जाकर वह सभी की सेफ्टी के लिए सबको कार से उतर जाने को कह देता है। इसके बाद वह अकेले ही सड़क पर तेज स्पीड से गाड़ी भगाता है और फिर चलते वाहन से कूद जाता है। गाड़ी आगे बिना ड्राइवर के दौड़ती रहती है, जिससे हंटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वे उस गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। इसी दौरान मार्टिन दोबारा सिमोन
और बाकी साथियों के पास लौटकर उन्हें आगे ले जाने लगता है। यात्रा शुरू करने से पहले वे लोग पास के एक सप्लाई स्टेशन में सामान इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान रेस्मुस खुद को शीशे में देखकर काफी परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हंटर्स उसके अंदर मौजूद वायरस से कैसे इन्फेक्टेड हो गए, जबकि वह इतने समय से सिमोन और बाकी लोगों के साथ ही था, पर उन पर वायरस का कोई असर नहीं पड़ा था। सिमोन उसके पास पहुंचकर बात करती है। बातचीत में उसे पता चलता है कि रेस्मुस खुद को इन डेथ्स का जिम्मेदार मान रहा है। उसे लगता है कि उसकी वजह से इतने लोग मारे गए और ऐसे में सिमोन और बाकी सबको भी उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मौजूद वायरस हर दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन सिमोन उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है। लंबी बहस के बाद रेस्मुस ये मान लेता है कि वह अब ऐसी बातें नहीं करेगा। उधर कीरा और उसके साथी अपोलो कंपनी के बॉस के सामने जाकर पूरी घटना बताते हैं, लेकिन बॉस कुछ सोचकर मन ही मन में खुश हो रहा होता है। वह कीरा को तुरंत आदेश देता है कि रेस्मुस को जल्द से जल्द पकड़ कर लाया जाए। इधर सिमोन एक कैंप में मार्टिन का इलाज करती है और फिर वे दोनों मैप देखकर याकूब के ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अगर वे समंदर वाले रास्ते से जाएं तो उनका सफर थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए सभी लोग वहीं से जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वे जितना जल्दी हो सके याकूब के पास पहुंच सके। उन्हें रास्ते में एक बोट भी आसानी से मिल गई। बोट की मदद से वे कुछ देर पानी के रास्ते सफर करके दूसरी तरफ किनारे पर उतरते हैं। वहां से सभी लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और एक दिन की लगातार वॉक के बाद वे एक सुंदर टाउन में पहुंचते हैं। उसी टाउन में उन्हें कुछ बेहद अजीब दिखने वाले पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ पूरी तरह काला था और उसकी छाल से काले रंग का चिपचिपा फ्लूइड टपक रहा था। रेस्मुस उसे देखकर उस पेड़ के बिल्कुल करीब चला जाता है और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन सिमोन उसे तुरंत पीछे आने को कहती है क्योंकि वह ट्री काफी असामान्य लग रहा था और हो सकता था कि वह फ्लूइड भी काफी खतरनाक हो। सिमोन की बात सुनकर रेस्मुस उसके पास लौट आता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें दो साइंटिस्ट दिखाई देते हैं जो स्पेशल सूट्स पहनकर ऐसे ही ब्लैक ट्रीज के पास कुछ काम कर रहे थे। इतने सारे जिंदा लोगों को देखकर वे दोनों साइंटिस्ट तो घबरा जाते हैं। मार्टिन अपने लोगों को उनसे दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे लोग सेफ हैं या नहीं। तभी उन साइंटिस्ट्स में से एक, जिसका नाम फाई था, खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्हें बताने लगती है कि ये पेड़ भी खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके थे। इसकी वजह से उनके अंदर से जो काला फ्लूइड निकल रहा था वह बेहद डेंजरस था। बाकी लोग अभी पूरी तरह समझ नहीं पाते कि वह किस तरह खतरनाक है, इसलिए फाई का साथी तुरंत एक झाड़ी के पास फ्लूइड को आग लगा देता है और अगले ही पल आसपास के इलाके में मौजूद फ्लूइड तेजी से भड़क उठता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा फ्लैमेबल था। इन इन्फेक्टेड पेड़ों को नष्ट करने का यही एक तरीका था। फाइये ये समझा ही रही होती है कि उसी दौरान रेस्मुस जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैसे उसे अंदर से कोई जला रहा हो। फाई घबराकर रेस्मुस को तुरंत उस ट्री से दूर हटने को कहती है। जैसे ही रेस्मुस पेड़ से दूर होता है वह अचानक नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर फी के साथ साथ बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब फाई को यकीन हो जाता है कि रेस्मुस में जरूर कुछ अलग है। जब उसे पता चलता है कि रेस्मुस रेन वायरस से इन्फेक्टेड होकर भी नॉर्मल है और उसकी बॉडी से एंटीडोट बनाया जा सकता है, तो वह तुरंत सभी को अपने साथ लैब ले जाने का फैसला करती है। ये लैब बाहर से तो पूरी तरह किसी फैक्ट्री जैसी लग रही थी, लेकिन फैक्ट्री के नीचे एक बहुत एडवांस रिसर्च फैसिलिटी थी। फी उन्हें लैब के अंदर अपने फाउंडर के पास लेकर जाती है और वह फाउंडर कोई और नहीं बल्कि याकूब था, वही व्यक्ति जिसके पास रेस्मुस को लाने की सलाह फ्रेडरिक ने सिमोन को दी थी। उन्हें याकूब तक पहुंचने में कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का समय लगा था। अब पूरी बात समझने के बाद याकूब भी रेस्मुस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह खुद रेस्मुस के सैंपल्स लेने लगता है जबकि बाकी सभी लोग फैसिलिटी के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि रेस्मुस का इलाज पूरा होने तक उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। फैसिलिटी में सबसे पहले वे बाहर का सिक्योरिटी जोन देखते हैं। वहां बहुत सारे सिग्नल ब्लॉकर्स लगे हुए थे जिससे अपोलो कंपनी का कोई ड्रोन यहां तक नहीं पहुंच सकता था और अगर ड्रोन आ भी जाए तो सिग्नल ब्लॉक होने की वजह से वह गिरकर नष्ट हो जाता था। इसके अलावा वहां सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स और इतनी फूड सप्लाईज थी कि कोई भी इंसान जीवन भर यहाँ सर्वाइव कर सकता था। ये सब देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। उसी समय फैसिलिटी का एक स्टाफ मेंबर उन्हें बताता है कि यह जगह पहले एक बड़ी रिसर्च फैसिलिटी थी जिसे 80 वर्कर्स के रहने के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन वायरस के फैलने के बाद अब केवल 12 लोग ही जिंदा बचे थे। दूसरी तरफ याकूब रेस्मुस पर एक्सपेरिमेंट्स में लगा हुआ था। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसे पता चलता है कि रेस्मुस के बॉडी के हर सेल में वायरस मौजूद है। इसका मतलब यह था कि वायरस उसके पूरे नर्वस सिस्टम में फैला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद याकूब के मुताबिक वह रेस्मुस का इलाज कर सकता था। याकूब फिर फाई के पास जाता है और उसे बताता है कि रेस्मुस की बॉडी से वायरस को रिमूव करना आसान नहीं होगा, उन्हें ये काम जबरदस्ती करना पड़ेगा और इसके लिए काफी जोखिम भी उठाना होगा। यह सब सुनकर फाई अंदर ही अंदर काफी घबरा गई थी, इसलिए वह सीधे सिमोन के पास जाती है और पूरी बात साफ साफ समझाती है। सिमोन ये सुनकर पहले तो डर जाती है
और प्रोसेस को कराने से मना कर देती है। तब फाई उसे समझाती है कि जब उस ट्री पर आग लगी थी तब रिस्मुस को भी महसूस हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि आसपास मौजूद वायरस धीरे धीरे रिस्मस की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा उसकी बॉडी में मौजूद उस स्पेशल वायरस की वजह से हो रहा था और यही आगे चलकर उसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इसलिए बहुत सोचने के बाद वह याकूब को प्रोसीजर आगे बढ़ाने की परमिशन दे देती है। अब याकूब को रिस्मुस की बॉडी से स्पाइनल फ्लूइड निकालना था, इसलिए सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। सिमोन जाते जाते रिस्मुस को कहती है कि ये बस नॉर्मल रूटीन टेस्ट्स हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। याकूब अपने टीम मेंबर्स के साथ आइसोलेशन रूम में तैयारी शुरू कर देता है और रिस्मुस का स्पाइनल फ्लूइड निकालने लगता है। दर्द बढ़ने पर रिस्मुस तड़पकर स्ट्रेचर पर गिर जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन याकूब फिर भी अपना काम जारी रखता है। तभी अचानक याकूब को महसूस होता है कि सिरिंज में स्पाइनल फ्लूइड नहीं बल्कि वही काली वायरस लिक सब्सटेंस जमा हो रही है। बस इसी पल रिस्मस का शरीर अनकंट्रोल्ड हो जाता है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का अजीब सा स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। ये देख पास वाले आइसोलेशन रूम की एक लड़की चीखने लगती है। अगले कुछ सेकंड में वह स्मोक इतना टॉक्सिक साबित होता है कि याकूब और उसकी पूरी टीम वहीं गिरकर मर जाती है। थोड़ी देर बाद सिमोन कमरे में आती है और सामने का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। रिस्मुस बेहोश सा पड़ा हुआ था। सिमोन बाहर से ही उसका नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करती है। रिस्मुस जैसे ही होश में आता है आसपास का नजारा देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ आ चुका था कि कमरे में मौजूद सारे लोग उसी की वजह से मरे हैं, लेकिन सिमोन उसे पैनिक में देख झूठ बोलती है कि कमरे में एक असिस्टेंट से गलती से डेंजरस वायरस का सैंपल गिर गया था और वही लीक होकर सबको मार गया। वह यह बात इसलिए कहती है ताकि रिस्मुस खुद को रिस्पॉन्सिबल न माने। कुछ ही देर में फैसिलिटी के सिस्टम को भी यह खतरा डिटेक्ट हो जाता है और पूरा एरिया क्वारंटीन करके खुद को साफ करने लगता है। जैसे ही बाकी लोगों को याकूब और लैब एक्सपर्ट्स के मरने की खबर मिलती है, सभी गहरी परेशानियों में घिर जाते हैं। सबसे ज्यादा सदमे में फाई होती है क्योंकि याकूब के पास जितना नॉलेज था उतना नॉलेज उसके पास नहीं था। वह समझ रही थी कि अब वह रिस्मुस का इलाज अकेले नहीं कर पाएगी। अभी के लिए वे लोग अपने सभी मरे हुए साथियों को दफनाते हैं। बाद में सिमोन फाई के पास जाकर उसे दिलासा देती है और मोटिवेट करती है कि उन्हें किसी भी हालत में एंटीडोट ढूंढने की कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ रिस्मुस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी की है। लेकिन फाई के पास रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नॉलेज नहीं था, जिस वजह से वह लगातार परेशान थी। इसी दौरान सिमोन उसे अपने पिता के कंप्यूटर के बारे में बताती है जिसके जरिए उसके पिता ने ये वायरस बनाया था। वह कंप्यूटर अभी भी उनके घर पर ही मौजूद हो सकता था, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर था। ये सुनकर फाई को लगता है कि अगर वह कंप्यूटर मिल गया तो वह रिसर्च को आगे बढ़ा सकती है और शायद एंटीडोट बनाने का रास्ता निकल आए। अब यह बात जानकर सिमोन उसी वक्त वह कंप्यूटर लाने का फैसला करती है, लेकिन वह अपने पूरे ग्रुप को साथ ले जाने से मना कर देती है ताकि खतरा कम हो और कुछ लोग रिस्मुस का ध्यान रख सके। इसलिए वह प्लान बनाती है कि अपने साथ सिर्फ मार्टिन को लेकर जाएगी। सिमोन जाने से पहले आखिरी बार रिस्मुस से मिलती है। वह उससे अपने पूरे प्लान के बारे में बात करती है और कहती है कि अपना ख्याल रखे। फिर बाहर से कमरे को लॉक कर देने के बाद वहाँ से चली जाती है। रिस्मुस के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि इस बार सिमोन उससे ज्यादा नजदीक नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके अंदर मौजूद वायरस की वजह से सिमोन भी डर रही है और इसलिए दूरी मेंटेन कर रही है। वहीं मार्टिन पैट्रिक को बाकी टीम मेंबर्स का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। पैट्रिक मान जाता है और काम शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह सिमोन और मार्टिन जरूरी सामान लेकर सिमोन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैप देखकर उन्हें एहसास होता है कि अगर वे रोड से जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे, इसलिए वे जंगल के अंदर से जाने का फैसला लेते हैं। रास्ता खतरनाक था पर वे ये खतरा उठाने के लिए तैयार थे। जंगल के रास्ते पर उन्हें फिलहाल कोई बड़ी बाधा नहीं मिलती। वे कुछ फेंसिंग पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक पुराने टाउन में पहुंच जाते हैं। वहां मार्टिन को एक स्क्वायर कंटेनर्स में पानी दिख जाता है। वह जल्दी से बोतलें निकालकर पानी भरने लगता है। तभी उसकी नजर पास में सूख रहे कपड़ों पर पड़ती है। यह संकेत था कि कोई यहाँ रहता है। मार्टिन अलर्ट हो जाता है और सिमोन की तरफ बढ़ता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। सिमोन के पास पहले ही एक औरत आ चुकी थी और उसने सिमोन को गन पॉइंट पर ले लिया था क्योंकि उसे शक हुआ था कि सिमोन कोई घुसपैठिया है जो उसको लूटने आया है। सिमोन और मार्टिन दोनों कैट को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे बस यहाँ से गुजर रहे थे और पानी देखकर रुके थे, लेकिन कैट को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसी बीच कैट का हस्बैंड डेनिस आता है। डेनिस को कुछ हद तक मार्टिन और सिमोन की बातें सुनकर भरोसा हो जाता है। वह कैट से कहता है कि गन नीचे रख दे। कैट जैसे तैसे बात मान जाती है और फिर मार्टिन और सिमोन को अपने घर में रात बिताने के लिए इनवाइट कर देता है। सिमोन और मार्टिन थके हुए थे, इसलिए वे यह ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। रात में कैट अच्छा खाना बनाती है
इतने दिनों के बाद अच्छा खाना देखकर सिमोन और मार्टिन दोनों को घर की याद आ जाती है। डेनिस उनकी बनाई हुई शराब भी देता है। दोनों थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं और रात के खाने में हल्की सी हंसी मजाक भी हो जाती है। लेकिन डिनर के बीच कैट अचानक एक लड़के का जिक्र कर देती है जिसे अपोलो कंपनी ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके डीएनए से एंटीडोट बनाए जाने की उम्मीद थी। कैट बताती है कि अपोलो के हंटर्स अक्सर यहाँ आते रहते हैं उसी लड़के की तलाश में। यह सुनकर सिमोन और मार्टिन का चेहरा बदल जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कैट असल में रेसमुस की बात कर रही थी, पर कैट और डेनिस को यह नहीं पता था कि वह लड़का असल में सिमोन का भाई रेसमुस है। इसलिए दोनों तुरंत अपनी एक्सप्रेशंस बदलकर ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आधी रात हो जाती है। मार्टिन शराब के असर से जल्दी सो जाता है, लेकिन सिमोन की नींद हराम हो चुकी थी। कैट की बातों ने उसे बेहद बेचैन कर दिया था। उसे बार बार रेसमुस की याद आने लगती है। इसके बाद जब सिमोन पानी लेने के लिए नीचे आती है तो उसे कैट और डेनिस के बीच चल रही बहसबाजी सुनाई देती है। कैट गुस्से में कह रही थी कि उन्हें इन दोनों को पकड़कर अपोलो के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि शायद वे दोनों कुछ छुपा रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा इनाम मिल सकता था। ये सुनकर सिमोन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कैट और डेनिस को उनकी असली पहचान का शक हो चुका है, लेकिन डेनिस अभी भी इंसानियत दिखा रहा था। सिमोन ये सब सुनकर डर जाती है और तुरंत मार्टिन के पास पहुंचती है। वह उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शराब के नशे में मार्टिन गहरी नींद में था और उठ नहीं पा रहा था। अब सिमोन और मार्टिन बुरी तरह फंस चुके थे। बाहर कैट किसी भी वक्त हमला कर सकती थी और अंदर मार्टिन बेहोश पड़ा था। अब सवाल ये है कि क्या वो कपल सिमोन और मार्टिन को कैद कर लेंगे? क्या अपोलो कंपनी रेसमुस को पकड़कर उसे एक घातक हथियार में बदल देगी और सिमोन वापस अपने टीम के पास जा पाएगी या नहीं? जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कम से कम 100 कमेंट्स करवा दें, मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं अगले डेडली वीडियो में।